पुतिन ने वर्षों तक चुप्पी और डर से शासन किया और जानकारी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों के देखने, सुनने और विश्वास तय किए, लेकिन अब ये सब अतीत है। अब वे ऐसी ताकत का सामना कर रहे हैं जिसे न गिरफ्तार किया जा सकता है, न डराया जा सकता है, न बंद। ये रूस में इतनी तेज फैल रही है कि वे उसे सेंसर भी नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया। क्रेमलिन अपने देश में आलोचकों के खिलाफ फिर जंग में है। ये बहुत साफ है कि रूसी लोग इंटरनेट को पहले से ही एक खतरे के रूप में देखते हैं। अगर आप चुप नहीं रहते तो रूस में असहमति पर सजा के लिए कई दमनकारी नियम हैं। नियंत्रण के भ्रम के पीछे उसकी राजनीतिक शक्ति बिखर रही है। एनक्रिप्टेड चैट्स, लीक वीडियो और वायरल पोस्ट ने दशकों से मजबूत सिस्टम में छेद कर दिए हैं और उन दरारों के अंदर कुछ खतरनाक हो रहा है। रूसी एक दूसरे को देखना शुरू कर रहे हैं, वे बात करना शुरू कर रहे हैं, वे सवाल करना शुरू कर रहे हैं। यही वो बात है जो उसे रातों को जगाए रखती है। यही वो वजह भी है जिसने उसे इतना कट्टर फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया कि अंदरूनी लोग भी फुसफुसा रहे हैं कि इस बार वो बहुत आगे निकल गया है। चलिए जड़ से शुरू करते हैं। पुतिन का सोशल मीडिया से डर समझने के लिए रूस के डिजिटल युद्ध को देखना होगा। पुतिन कभी टैंकों या मिसाइलों से नहीं डर। वे यूक्रेन में सेना खत्म कर देंगे, बटालियनों को कीचड़ आग में गायब होते देखेंगे, फिर भी टीवी पर इसे प्रगति बताएंगे। उन्हें स्वतंत्र सोच वाले लोग डराते हैं जो बिना अनुमति बढ़ते हैं। आंकड़े इसका प्रमाण हैं। फरवरी 2022 के पूर्ण आक्रमण के बाद से 22,000 से अधिक रूसी हिरासत में लिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसी राय व्यक्त की जो सरकार को पसंद नहीं आई, न कि पत्थर फेंकने या बम लगाने के लिए। सिर्फ शब्द, पोस्ट, टिप्पणी या वीडियो, उसके लिए यही बगावत है। लेकिन अब शब्द जेबों में, फोन के अंदर छुपकर आपकी हथेली में समा जाते हैं। सही प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लाखों तक पहुंच सकती है, सेंसर के जागने से पहले ही। यही ठीक जनवरी 2021 में हुआ जब एलेक्सी नवाल्नी, जो जहर दिए जाने से बचकर लौटे थे, जिसे क्रेमलिन अब भी फूड पॉइजनिंग बताता है, ने पुतिन के अरबों डॉलर के ब्लैक सी पैलेस की अपनी जांच जारी की। वीडियो यूट्यूब पर आया और शीशे पर पाले सा फैल गया। कुछ घंटों में टेलीग्राम चैनलों पर विरोध के नक्शे, जगहें और लाइव पुलिस ट्रैकर दिखने लगे। सप्ताहांत तक बाल्टिक सागर से प्रशांत तट तक 125 शहरों में 1,10,000 लोग मार्च कर रहे थे। पुलिस ने डंडे चलाए, स्टन ग्रेनेड दागे और किशोरों को बालों से घसीटा। हर पिटाई को 10 एंगल से फिल्माया और तुरंत साझा किया गया। इन वीडियोस ने डर के बजाय एकजुटता बढ़ाई। रूसी लोगों को पता चला कि उनकी घृणा साझा है। ओम्स्क की दादियों ने देखा कि सेंट पीटर्सबर्ग के छात्रों को भी वैसे ही मारा गया। डर, जो क्रेमलिन का पुराना और भरोसेमंद हथियार था, अब दोनों ओर असर दिखा रहा था। टेलीग्राम ने भीड़ को रियल टाइम में समन्वित किया। व्हाट्सएप ने मोहल्लों को एक एक ब्लॉक जोड़कर आपस में जोड़ा। दादी नानी, जिन्होंने कभी स्मार्टफोन नहीं छुआ था, अब फैमिली चैट्स से पुलिस वैन ट्रैक कर कजिन्स को चेतावनी देने लगी। 2 जिलों दूर जब दंगा पुलिस लिनन स्ट्रीट पर मुड़ रही थी, तब राज्य टेलीविजन पूरी आवाज में वही पुराने नेटो आक्रामकता और रूसी महिमा के क्लिप्स दिखा रहा था। लेकिन वो किसी के फोन पर बजती हुई एक मैसेज से तेज नहीं हो सकता था, जो रिमोट कंट्रोल को पार कर सीधा झूठ के खिलाफ पड़ोसी नाम के ग्रुप चैट में पहुंच गया। ये तो शुरुआत थी, आग लग चुकी थी। सोशल मीडिया उसकी ऑक्सीजन बन गया। 14 महीने और कई छोटी घटनाएं। बाद में मार्च 2022 में कीव के उपनगर बुचा से धुंधले वीडियो क्लिप्स रूसी स्क्रीन तक पहुंच गए, इससे पहले कि क्रेमलिन उन्हें गायब कर पाता। सड़कों पर लाशें थी, हाथ पीछे बंधे और सिर पर गोली के निशान थे। कुछ ने चप्पलें पहनी थी, जैसे रोटी लेने निकले और लौटे नहीं। मॉस्को ने इसे हॉलीवुड स्टाइल नाटक और नकली खून संकट के अभिनेता वाला प्रोडक्शन कहा। फिर भी लाखों रूसी लोगों ने इसे देखा। दोस्तों द्वारा आगे भेजा गया, जिसमें कोई टिप्पणी नहीं थी, बस एक इकलौता इमोजी था, एक टूटा हुआ दिल। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार आधिकारिक झूठ खोखला, नाजुक और सस्ता सा लगा। फरवरी में विशेष सैन्य अभियान का समर्थन करने वाली माताएं अब स्क्रीन पर देख रही थी और पूछ रही थी कि उनके बेटे ऐसी घटनाओं में क्यों मर रहे हैं। मुक्तिदाता की कहानी अब कुछ और ही काली हो गई थी और पुतिन और उनके लोगों के बीच की दूरी और बढ़ गई थी। लेकिन खतरा सिर्फ साझा फुटेज में नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे बन रही संस्कृति में भी है। क्रेमलिन को सिर्फ हिंसा के उजागर होने का ही डर नहीं है, बल्कि सम्मान के धीरे धीरे खत्म होने का भी डर है। पुतिन की लंबाई का मजाक उड़ाते मीम्स, उनकी बिना शर्ट फोटोशूट्स और लंबी टेबल्स का जुनून
दिखने में नुकसान रहित है, पर ये उनके दशकों पुराने मिथक को धीरे धीरे तोड़ते हैं। एक वायरल फोटो में पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 20 फुट लंबी टेबल के विपरीत छोरों पर बैठे हैं। कैप्शन था, सोशल डिस्टेंसिंग लेवल तानाशाह। सरकार के ब्लॉक करने से पहले इसे 20 लाख से ज्यादा बार शेयर किया गया। आखिरकार जो नेता डर के जरिए राज करता है वह मजाक का पात्र बनने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक बार जब मिथक मजाक बनने लगे तो डर घटता है और मजाक गोलियों की बजाय तेजी से रिट्वीट होता है। युवा रूसी लोगों ने शुरू से ही उस मिथक को नहीं माना। 30 साल से कम उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की चैनल 1 की शाम की खबरों से कोई वफादारी नहीं है। वे ऑनलाइन बड़े हुए हैं। जैसे उनके माता पिता ने विज्ञापनों को नजरअंदाज किया, वैसे ही ये लोग सरकारी टेलीविजन को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेवाडा सेंटर के 2024 सर्वे के अनुसार 18-24 वर्ष के 68% युवा खबरें टीवी की बजाय सोशल मीडिया से लेते हैं। वे खार्किव के पास जलती रूसी टुकड़ियों के ड्रोन फुटेज, लाखों रूसी हताहतों के अनुमान वाली ओपन सोर्स जांच और दागिस्तान में माताओं को हाईवे रोकते देखते हैं, एक और जबरन भर्ती रोकने के लिए। उन्होंने जाना कि ब्लैक सी पर पुतिन का महल 100 अरब रूबल से ज्यादा का है, जबकि देश में पेंशन सालों से जमी है। जब भी क्रेमलिन कोई टेलीग्राम चैनल बंद करता है, कजाकिस्तान, आइसलैंड या एस्टोनिया के सर्वरों पर 10 नए चैनल शुरू हो जाते हैं। ये बगावत पुतिन के लिए अनपेक्षित थी और वह हर नोटिफिकेशन के साथ नियंत्रण खो रहे हैं। रूस पहला देश नहीं है जिसे इस तरह की डिजिटल बगावत का सामना करना पड़ा है, और शायद नतीजा जानना ही है जो पुतिन को इस बात को लेकर हिचकिचाहट में डाल देता है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। 2011 अरब स्प्रिंग में सोशल प्लेटफॉर्म्स ने अजनबियों को जोड़कर और मिस्र में हिंसा उजागर कर सरकारों को गिराने में मदद की। फेसबुक पोस्ट में कार्यकर्ता खालिद सईद का जिक्र था, जिसने हस्नी मुबारक के ट्यूनीशिया में 30 साल के शासन को खत्म किया। अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने संगठन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, जबकि सरकार ने उसे रोकने का प्रयास किया। 2019 में हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने समन्वय के लिए टेलीग्राम और एयर ड्रॉप का उपयोग किया। करीब 20 लाख लोग बिना नेताओं के सड़कों पर उतरे, आंसू गैस और गिरफ्तारी से बचे। फिर ईरान 2022 में हिजाब कानूनों का विरोध करने वाली महिलाओं के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स जीवन रेखा बनी। उन गोलीबारी की वीडियो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी। रूस का संस्करण शांत पर उतना ही प्रभावशाली है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप अब ऐसे अर्ध निजी स्थान हैं जहां लाखों रूसी खुलकर बात कर सकते हैं, जो पहले सार्वजनिक रूप से संभव नहीं था। डिजिटल कोनों की निगरानी मुश्किल है और इन्हें बिना समस्या के बंद करना लगभग नामुमकिन है। एक प्रतिक्रिया जिसे क्रेमलिन न तो पहले समझ सकता है न ही नियंत्रित कर सकता है, यही पुतिन को गुस्सा दिलाती है। वो जानता है कि ये ऐप्स कितने प्रभावशाली है। उसने देखा है कि इन्होंने उसकी ही स्थिति में रहे लोगों को घिरा दिया है, लेकिन वह इन्हें रोक नहीं सकता। जून 2023 आया और पुतिन की घबराहट पहले से दोगुनी हो गई। येवगेनी प्रिगोजिन, जिसे पुतिन ने युद्ध सरगना बनाया और जिसने अफ्रीकी तानाशाहों व रूसी बच्चों को एक ही कंपनी से खाना खिलाया, उसने अपनी सेना मास्को की ओर मोड़ी। 24 घंटों तक देश ने टेलीग्राम पर घटनाएं लाइव देखी। प्रिगोजिन ने टुकड़ी के कॉकपिट से वीडियो डाल रक्षा मंत्री शोइगु को एपॉलेट्स में जोकर कहा और रक्षा मंत्रालय में बुराई रोकने का वादा किया। राज्य टेलीविजन चुप रहा, बार बार प्रकृति की डॉक्यूमेंट्री दिखाता रहा जब राजधानी गृहयुद्ध के लिए तैयार थी। पुतिन स्क्रीन पर आए। आखिरकार गुस्से में इसे देशद्रोह और पीठ में छुरा घोंपना कहा, पर नुकसान हो चुका था। लाखों ने देखा कि सम्राट का विरोध संभव है। 25,000 भारे के सैनिक और एक स्मार्टफोन वाला व्यक्ति देश को पंगु कर सकता है। दोपहर पहले बगावत रात तक खत्म हो गई। प्रिगोजिन 2 महीने बाद संदिग्ध विमान हादसे में मारा गया, पर वो फुटेज हमेशा ऑनलाइन रही। रोस्तोव से बिना किसी विरोध के गुजरते वागनर के काफिलों की हर क्लिप क्रेमलिन की नाजुकता के संग्रहालय में एक स्थायी प्रदर्शनी बन गई। पुतिन पहले कभी इतने कमजोर नहीं लगे थे और हर रूसी जिसे फोन था ये जानता था। उस अपमान ने सब कुछ तेज कर दिया। शिकंजा और कस गया और शक और भी तेज हो गया। वह शक छुपाना मुश्किल हो गया। इस साल सितंबर में हुए क्षेत्रीय चुनावों के दौरान ये चुनाव सामान्य होने वाले थे। 34 क्षेत्रों में वफादार अधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण औपचारिक मुहर भर। क्रेमलिन ने नियंत्रण की बजाय घबराहट दिखाई। अधिकारियों को नागरिकों पर खुलकर बोलने का भरोसा नहीं था, वो भी वीकेंड तक नहीं। उस डर से हाल ही में बड़ा डिजिटल दमन हुआ, जिससे 5 करोड़ मतदाता प्रभावित हुए। उसके बाद की खामोशी से साफ हुआ कि पुतिन और उनके अधिकारी बहुत शक्की हैं। फिर अक्टूबर में रूस भर में कुछ अजीब सा होने लगा।
उन्हीं 34 क्षेत्रों में लोगों ने वही समस्या देखी। टेलीग्राम लोड नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप इतना धीमा हो गया था कि संदेश वहीं अटके रह जाते थे, जैसे बोतल में बंद आवाजें। शुरुआत में अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं को दोषी ठहराया, जैसे आधा देश किसी तरह एक ही तार से ठोकर खा गया हो, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं ने और करीब से देखा और कुछ ऐसा पाया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे वहीं पर ये आउटेज हुए थे। यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि क्रेमलिन ने जानबूझकर इंटरनेट शटडाउन किया था। करोड़ों खर्च कर गहरे नियंत्रण लगाए गए, लेकिन परिणाम सिर्फ चुप्पी रहा। समय के साथ सब स्पष्ट हो गया। ब्लैकआउट उसी समय हुआ जब लोग वोटिंग और विरोध की योजनाएं साझा कर रहे थे। कजान में बैलेट भरने और नोवोसिबिर्स्क में डराने की घटनाएं सामने आई। विपक्षी समूहों ने महीनों तैयारी की थी, लेकिन अब वे पूरी तरह कट गए थे। सैकड़ों हजार फॉलोअर्स वाले टेलीग्राम चैनल बंद हो गए थे। येकातेरिनबुर्ग में एक कार्यकर्ता ने देखा कि संदेश बंद होते ही उसकी टीम बिखरने लगी। उस विफलता से 200 गिरफ्तारियां हुई, जिन्हें रोका जा सकता था। पत्रकार भी निशाने पर थे। वे रिपोर्टों की पुष्टि, मतपत्र तस्वीरों की तुलना और खाली मतदान केंद्रों की जांच के लिए एन्क्रिप्टेड चैट्स पर निर्भर। ब्लैकआउट होते ही सिस्टम ढह गया। एग्जिट पोल्स ने बताया कि शायद 15% वोट पर धोखाधड़ी का असर हुआ, लेकिन संचार के बिना ये कहानियां कभी बाहर नहीं आ सकी। लंबी कतारों या संदिग्ध गतिविधियों में मदद की तलाश करने वाले मतदाताओं को कुछ नहीं मिला। कुछ लोग दूर से पहुंचे, लेकिन पोलिंग स्टेशन बंद मिले। इसका मकसद सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि नियंत्रण भी था। क्रेमलिन चाहता था कि सच इतनी जल्दी न फैले कि वे उसे दबा न सके, भले ही इसका मतलब परिवारों को अलग करना और उम्मीद को कुचलना हो। रूस ने पहले भी राजनीतिक तनाव में डिजिटल ब्लैकआउट किया था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। ये सब जल्दीबाजी में किया गया था, घबराहट में किया गया था और बहुत ही लापरवाही से किया गया था। पहले क्रेमलिन ने प्रोपेगेंडा पर भरोसा किया था। राज्य संचालित मीडिया के जरिए जनता की राय बनाने में अरबों खर्च किए थे। अब वो पूरी तरह से सभी संपर्क तोड़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में 48 घंटे तक ब्लैकआउट रहा, जो किसी भी प्रेस रिलीज से ज्यादा प्रभावशाली था। सरकार जानती थी कि लोग अब राज्य टीवी नहीं देख रहे थे, वे एक दूसरे की सुन रहे थे और यही खतरनाक था। फिर भी ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। लोगों ने हल निकाला। VPN डाउनलोड्स 300% बढ़े। सिग्नल को 1 मिलियन से ज्यादा नए रूसी यूजर्स मिले। कुछ लोग पूरी तरह ऑफलाइन हो गए, आमने सामने मिलते और पार्कों में नोट्स पास करते, जबकि पुलिस देख रही थी। ये उपाय मददगार थे, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकते थे। चुनावों के अंत तक संदेश साफ था। क्रेमलिन सिर्फ सड़कों पर होने वाले विरोध से नहीं डरता था, बल्कि बातचीत से भी डरता था, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। डर बढ़ रहा था। बंद दरवाजों के पीछे पुतिन सरकार इसे दूर करने के लिए कुछ नया बना रही। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे लाखों लोगों को एक डिजिटल जगह में लाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां राज्य सब कुछ देख सकता था। इसे सुविधा और देशभक्ति के लिए बताया गया, लेकिन असल उद्देश्य नियंत्रण था। हर क्लिक, संदेश व लेन देन ट्रैक, अध्ययन व संग्रहित होते थे। इस सिस्टम का नाम था, इसे कहा जाता था मैक्स। शायद हाई सिक्योरिटी जेल में है। मैक्स को एक आकर्षक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था, जिसे आधुनिक रूसी जीवन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने मैसेजिंग, भुगतान, सरकारी सेवाएं, समाचार और सोशल मीडिया को एक ही ऐप में जोड़कर सुविधा का वादा किया था। इसकी शुरुआत का लक्ष्य 10 करोड़ तक उपयोगकर्ताओं को साधना था। ऊपरी तौर पर यह काफी सुसज्जित दिखता था। इसका डिजाइन वी-कॉन्टैक्ट जैसे परिचित प्लेटफॉर्म्स जैसा था, लेकिन इसकी सामग्री मुख्य रूप से राज्य द्वारा अनुमोदित संदेशों की ओर झुकी हुई थी। हालांकि उस साफ सुथरे इंटरफेस के नीचे कुछ और भी ज्यादा ताकतवर था। एक निगरानी तंत्र जिसे सब कुछ देखने के लिए बनाया गया था। केंद्रीकृत डेटा का अर्थ था केंद्रीकृत नियंत्रण। हर चैट, खर्च और लोकेशन पिंग एक ऐसे सिस्टम में जाता था जो नागरिकों को रियल टाइम में ट्रैक करता था। डेटा अलग थलग नहीं रहता था, बल्कि उसे FSB के डेटाबेस से क्रॉस रेफरेंस किया जाता था, जिनमें पहले से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की फाइलें थी। नतीजा था एक डिजिटल जाल जो चौड़ा और अदृश्य था और किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में सक्षम था जो नियमों से बाहर जाता था। कोई भी उपयोगकर्ता सुरक्षित नहीं था। सरकार ने अपनाने को किस्मत पर नहीं छोड़ा। सरकार ने मैक्स को खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों में जोरदार बढ़ावा दिया और 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर चुपचाप ऐप इंस्टॉल करने का दबाव बनाया। पालन करने वालों को तेज पासपोर्ट नवीनीकरण और 50,000 रूबल तक बोनस देने का वादा किया गया।
जो लोग हिचकिचाए उन्हें फुसफुसाहट में धमकियां, नौकरी की असुरक्षा, टैक्स ऑडिट और अन्य तरह के दबावों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के लिए मैक्स का इस्तेमाल करना वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, यह एक सौदा था। ऐसे देश में जहां असहमति पर जेल या सजा मिल सकती है, वहां सुरक्षा अक्सर निजता पर भारी पड़ती है। फिर भी सभी आश्वस्त नहीं हैं। रूसी लोग जो डिजिटल निगरानी के खतरे समझते हैं, वे जोरदार चेतावनी दे रहे हैं। युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और स्वतंत्र पत्रकार मैक्स को उसकी असली पहचान में देखते हैं। ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसा नहीं है। मैक्स सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने क्या कहा, बल्कि यह भी देखता है कि आपने किससे, कब और कहां कहा। ये भुगतान पर नजर रखता है, असामान्य वित्तीय गतिविधियां चिन्हित करता है और उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल बनाता है। प्रारंभिक परीक्षणों में इसकी AI प्रणाली 85% सटीकता से विरोध में उपस्थिति की भविष्यवाणी कर सकती है, जो हैरान करने वाला है। एक लीक दस्तावेज से पता चला कि मैक्स को सड़क कैमरों की फेशियल रिकॉग्निशन से जोड़ने की योजना है, जिससे हर फोन ट्रैकिंग डिवाइस बन जाएगा। चेतावनियों के बावजूद ऐप तेजी से फैला और हालात बिगड़ गए। 1 सितंबर से रूस में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन और टैबलेट्स में मैक्स ऐप अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इस तरह इसकी पहुंच या इसके जाल से बचना नामुमकिन है। क्रेमलिन चाहता है कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बिल भरने, टैक्स फाइल करने, मेडिकल रिकॉर्ड देखने के लिए भी इसी पर निर्भर रहे। हर नए अपडेट से मैक्स और मजबूत हो रहा है। अब यह एक हल्का लेकिन मजबूत डिजिटल पट्टा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि संदिग्ध संदेश भेजने पर यूजर्स को हिरासत में लिया जा रहा है और परिवार टूट सकते हैं। लोगों की जिंदगियां सिर्फ एक एल्गोरिदम के खतरा घोषित करने से बदल रही हैं। मैक्स के विस्तार के साथ एक अन्य ताकत पर्दे के पीछे नियंत्रण बढ़ा रही थी। रास्कोमनार्जोर, रूस की संघीय सेंसरशिप एजेंसी, 2012 से 5 लाख से ज्यादा वेबसाइटें ब्लॉक कर चुकी है। लेकिन इस साल यह डिजिटल क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए एक व्यापक और अधिक आक्रामक अभियान का हिस्सा बन गया। एजेंसी ने वेबसाइटों को ब्लॉक करने की गति 1000 प्रतिदिन कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्पीड लगभग डायल अप जैसी धीमी कर दी गई। सहयोग न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा, जिसमें मेटा और गूगल पर कुल 50 अरब रूबल, लगभग 615 मिलियन का जुर्माना शामिल है। मजेदार बात यह है कि यह छोटा जुर्माना है। पिछले साल एक रूसी अदालत ने गूगल पर 2 अनडेसिलियन रूबल का जुर्माना लगाया था, जो कि दुनिया की कुल GDP से भी ज्यादा है। 2019 में पारित और 2024 में लागू सोवरेन इंटरनेट कानून ने रास्कोमनार्जोर को रूस को वैश्विक इंटरनेट से अलग करने का अधिकार दिया। कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक 90% तक गिरा। संदेश साफ था, क्रेमलिन जब चाहे स्विच फ्लिप कर सकता है। क्यों? कम प्रभावी सोशल मीडिया पुतिन को बेहतर नींद दिलाता है। मैक्स और रास्कोमनार्जोर ने मिलकर नियंत्रण की सख्त व्यवस्था बना ली है, जिसमें मैक्स राज्य को डेटा देता है, पेटाबाइट्स। डेटा मास को पहुंचते ही रास्कोमनार्जोर आवाजों को फैलने से पहले चुप करा देता है। ये हर महीने 10 लाख से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर देता है, असहमति को निशाना बनाता है और लगभग पूरी सटीकता के साथ जनता की सोच को आकार देता है। ये टूल्स विपक्ष पर नजर रखने के साथ छापे, डिजिटल ब्लैकआउट और जनता की राय में तुरंत हेरफेर भी करते हैं। इस वजह से आर्थिक असर गंभीर रहा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर व्यवसायों ने 20% तक आय खोई, नवाचार धीमा हुआ और 2022 से अब तक 5 लाख से अधिक IT विशेषज्ञ देश छोड़ चुके हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन बढ़ा। मेरा मतलब है, आप सच में IT विशेषज्ञ नहीं बन सकते अगर आपके पास जानकारी और तकनीक तक पहुंच ही नहीं है। क्रेमलिन की पकड़ मजबूत होने पर उसकी रणनीति उल्टी पड़ने लगी है। जैसे जैसे वो सच को दबाता है, लोग उसे फैलाने के नए तरीके खोज लेते हैं। टेलीग्राम चैनल फिर कजाकिस्तान के वैकल्पिक सर्वरों पर दिख रहे हैं। मिरर साइट्स, यहाँ तक कि मेदूजा के प्रतिबंधित लेखों की भी नकल कर रही है, जो हर महीने 30 मिलियन से ज्यादा पाठकों तक पहुंच रहे हैं। VPN का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। नौकरी या गिरफ्तारी के डर के बावजूद आम रूसी लोग जुड़े और आजाद रहने का जोखिम उठाते हैं। रूस से बाहर प्रवासी और स्वतंत्र पत्रकार उन आवाजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें क्रेमलिन दबाना चाहता है। यूरोप और अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा निर्वासित लोग डिजिटल चैनल चलाते हैं, जिनके दर्शक 10 करोड़ हैं। वे युद्ध की असफलताओं के वीडियो साझा करते हैं, जैसे 2025 का कुर्स्क आक्रमण, जिसमें यूक्रेनी सेनाएं 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई थीं। वे भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। लीक दस्तावेज बताते हैं कि 1 ट्रिलियन रूबल्स लग्जरी यार्ड्स पर खर्च हुए,
वे विरोध के फुटेज प्रसारित करते हैं जो एन्क्रिप्टेड एप्स व रिपोस्ट से रूस लौट जाते हैं। अगर क्रेमलिन कुछ छुपाना चाहता है तो वे उसे उजागर कर देते हैं और पुतिन का असली चेहरा दिखाते हैं। मातृभूमि के भाषणों से आगे अब यह डिजिटल युद्ध क्षेत्र सैद्धांतिक नहीं रहा, बल्कि असली जंग है जिसने पुतिन को 2 मोर्चों पर लड़ने को मजबूर किया है। दुर्भाग्यवश उनके लिए मिसाइलें पिक्सेल्स को नहीं रोक सकती। हालात और भी खराब करने वाली बात यह है कि फायरवॉल और जुर्माने विचारों को सीमाएं पार करने, डिवाइसों के बीच कूदने और उन दिमागों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते जो विरोध के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने एक डिजिटल किला बनाया है, लेकिन वो अंदर से कमजोर था। लोग दीवारों में दरारें ढूंढ रहे हैं और हर दरार सच्चाई की एक खिड़की बन जाती है जो उन जिंदगियों में रोशनी लाती है जिन्हें लंबे समय से अंधेरे में रखा गया था। हर गुजरते दिन के साथ वे दरारें और चौड़ी होती जा रही है और उनके साथ साथ पूरी संरचना हिलने लगी है। जैसे जैसे पुतिन का डर बढ़ता है, उसकी सनक भी बढ़ती है। रूस घरेलू ऐप्स बढ़ाने और वैश्विक प्लेटफॉर्मों से अलग होने पर विडंबना नजरअंदाज करना मुश्किल है। इंस्टाग्राम, जो 2022 से ब्लॉक है, पहले 80 मिलियन यूजर्स को सेवा देता था। अब वे अंडरग्राउंड चैनलों का रुख कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर चले गए हैं। लिंक्डइन, टिकटॉक और व्हाट्सएप की कॉलिंग भी बंद कर दी गई है। यूट्यूब धीमा हो गया है, मोनेटाइजेशन हटा है और वह कम उपलब्ध है, जबकि गूगल न्यूज व अन्य पश्चिमी आउटलेट्स फायरवॉल्स के पीछे गायब है। क्रेमलिन वीके, रूट्यूब और येंडेक्स जैसी अपनी सेवाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन बिना सेंसर किए गए कंटेंट की भूख और बढ़ती जा रही है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 70% इंटरनेट उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से विकल्प तलाश रहे हैं। लोग असली खबरें, अपडेट्स और अपने बेटों के मरने के सबूत देखना चाहते हैं। हर प्रतिबंध इस चाहत को और बढ़ाता है। मॉस्को जितनी डिजिटल सीमाएं बंद करता है, उतने ही रूसी लोग अंडरग्राउंड नेटवर्क्स का उपयोग करते हैं। आखिरकार राज्य द्वारा वैश्विक प्लेटफॉर्मों को मिटाने की कोशिश ने सच को नहीं मिटाया है, बल्कि उसकी तलाश को और ज्यादा दृढ़, और ज्यादा विद्रोही और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए पुतिन को सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता है, न कि टैंकों या जनरल से। उसे सबसे ज्यादा सच के बेकाबू फैलाव से डर लगता है। पिक्सेल्स को गिरफ्तार, मजाक को कैद और सबूत को मिटाया नहीं जा सकता। रूस में सोशल मीडिया प्रतिरोध सच और उम्मीद का अंडरग्राउंड रेल रोड बन गया है। ये लाखों लोगों को रोशनी की ओर ले जाता है, जबकि जंजीरें कसती है और हर दिन नियंत्रण उसके हाथों से फिसलता जाता है। इसकी कीमत सिर्फ अरबों की खोई उत्पादकता में नहीं, बल्कि टूटे परिवारों, बिखरे भविष्य और उन लोगों के दुख में भी मापी जाती है जो हार नहीं मानते। ये आजादी और घुटन के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। रूसी लोग समझ रहे हैं कि जानकारी रोकना दिमाग पर काबू नहीं है। डिजिटल अंडरग्राउंड तेजी से और चुपचाप 11 टाइम जोन और पीढ़ियों को जोड़ता है। ये पिछले विद्रोहों की सीख, छापों की चेतावनी और बदलाव की उम्मीद के साथ चलता है। ये विकेंद्रीकृत होने के कारण टिकता है और सरकार के दबाव में और मजबूत हो जाता है। मीम्स, वीडियो और एन्क्रिप्टेड संदेश सिर्फ उपकरण नहीं है, वे विद्रोह के प्रतीक हैं। वे इस बात का सबूत है कि नियंत्रण कभी भी पूरी तरह से नहीं हो सकता। डिजिटल युग में सच ने किसी भी कीमत पर, चाहे वो खून हो, आंसू हो या टूटी हुई जिंदगियां, टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। अभी के समय में सोशल मीडिया की वजह से डर क्रेमलिन में रहता है और उम्मीद लोगों के हाथों में है।